हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आज का अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तरीके से बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको पहले भी कई बार बताया। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि देखिए, ये सीधा ये चैप्टर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को डायरेक्ट लिंक करता है। ऑर्गेनिक भी अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड क्या हैं, कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए ही मतलब केमिकल बॉन्डिंग का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि ऑर्गेनिक से भी लिंक करता है और इनऑर्गेनिक का तो ये चैप्टर ही है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज का अपना लेक्चर नंबर 1 है, तो आज बेसिकली इंट्रो पे ही ये लेक्चर चला जाएगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनना है। और आप लोगों को थ्योरी नोट्स मिल गए होंगे, तो आप अपने नोट्स मेंटेन करेंगे। आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को नोट्स बिल्कुल वैसे ही बनाते जाना है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोगों को थ्योरी नोट्स भी दे दिए गए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 1 बेस्ड ऑन द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अगर मैं ऐसे मान के चलूं कि मैंने तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मेरा क्वेश्चन क्या अराइज होगा केमिकल बॉन्डिंग देखकर कि यार बॉन्ड क्या होता है। मतलब एक छोटे बच्चे को, अगर 9th क्लास के बच्चे को अगर क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा कि बॉन्ड क्या होता है, आखिर केमिकल बॉन्ड है क्या। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप केमिकल बॉन्ड। तो अपने को यह जानना है कि आखिर केमिकल बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एनी आइडिया? बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए, केमिकल बॉन्ड एक तरीके का किन्हीं दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एटम्स एक दूसरे के साथ हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को अभी मत लाइए। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल is called a chemical bond. Okay, तो नोट करते जाइए। The force that act between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. Stable molecule. It is a union of two or more atoms involving redistribution of electron in them. Redistribution of electron in them. Okay? तो केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? केमिकल बॉन्ड एक तरीके से दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में लगने वाला वो फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी चल रहा है साथ में मॉर्निंग के लेक्चर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने अभी ये ताजा ही ये आपको ज्ञान दिया था कि कभी भी एटम ही हमेशा क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कभी भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, तो जल्दी से ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये तो समझ में आ गया। केमिकल बॉन्ड force of attraction which hold them together as a stable molecule। तो अब मुझे जानना है
कि आखिर ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, आखिर ये केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। अब मुझे ये जानना है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब मुझे ये जानना है कि आखिर केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। कोई शेयर करना चाहेगा? केमिकल बॉन्ड का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, बताना चाहेगा कोई? बॉन्ड क्यों बनते हैं? अभी बात की कि बॉन्ड क्या होता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है। यह तो बड़ा सिंपल सा सवाल है और हर एक की लाइफ में जुड़ा है। सिर्फ केमिकल बॉन्ड ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं, यह हर एक से जुड़ा है। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, आप क्यों पढ़ते हैं, मैं यहां पर डेली क्यों पढ़ाने आता हूं, इन सब का जवाब एक है। अगर आपको यह जानना है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो इसके साथ साथ आप यह भी जान जाइए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी आखिर काम क्यों कर रहा है। टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। अगर मेरे अकाउंट में 4-5 करोड़ रुपए पड़े हों तो मुझे कोई शौक नहीं है डेली आकर आपको पढ़ाने का, क्योंकि अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, घर पे बैठा रहूंगा, कुछ और सोचूंगा, कुछ और प्लान करूंगा, उस पैसे को और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। यानी कि कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो गया तो काम करना बंद करने लगा। आपको अगर मैं बोलूं कि चलो कौन से आईआईटी में एडमिशन लेना है, कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, कल से पढ़ने आओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भी कुछ टाइम के लिए क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस दुनिया में कोई भी अगर कुछ काम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो स्टेबल नहीं है और वो स्टेबल होना चाहता है। तो कोई भी काम क्यों कर रहा है, स्टेबल होने के लिए। ठीक इसी तरीके से एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। क्यों? टू गेट स्टेबिलिटी। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। इसको लिख लेंगे, द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू गेट स्टेबिलिटी, है ना? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है और बिल्कुल लॉजिकल आंसर है। सही बात है, अगर स्टेबल होते तो काम क्यों करते, अगर स्टेबल होते तो काम क्यों करते। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, चाहे कोई कितना भी अमीर है और चाहे कोई कितना भी गरीब है, अगर वो काम कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं है, काम करना बंद कर दिया तो वो स्टेबल हो गया। ओके, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टेबिलिटी आएगी कैसे। तो लाइफ में हर एक का अलग अलग पैरामीटर है, स्टेबिलिटी का हर एक का अलग अलग पैरामीटर है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 4-5 करोड़ रुपए आ जाएं तो मेरे को लगता है कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। एक्चुअल बात यह है, क्या 4-5 करोड़ रुपए किसी इंसान के पास नहीं होंगे? होंगे, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल नहीं मान रहा है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया, उसका पैरामीटर अलग है। जैसे आपको रुपए पैसे से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी का पैरामीटर यह है कि एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया में हर एक की स्टेबिलिटी का पैरामीटर अलग अलग है। ठीक इसी तरह से एलिमेंट की भी स्टेबिलिटी का पैरामीटर अलग अलग है। तो केमिस्ट्री में ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए बनता है। अब यहां पर जानना है कि आखिर स्टेबिलिटी आएगी कैसे। तो स्टेबिलिटी दो तरीके से आने वाली है। पहला, कि किसी भी सिस्टम से जितनी एनर्जी रिलीज होगी, किसी भी सिस्टम से जितनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो सिस्टम का मतलब क्या है? वो सिस्टम का मतलब कंपाउंड हो सकता है,
सिस्टम का मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो उस सिस्टम से जितनी भी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि स्टेबिलिटी का एक पैरामीटर मुझे मिल गया, टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यह पहला पैरामीटर मिल गया। दूसरा एक और पैरामीटर है, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ले। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हर एलिमेंट, अभी तो आप लोगों ने ताजा ताजा पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, हर एलिमेंट अपने पीरियड में रखे हुए नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। यानी कि हर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में रखे हुए नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, ठीक है। अब जरा इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझिए। चाहने में और होने में फर्क होता है। हर एलिमेंट अपने अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में रखे हुए नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। चाहते तो हम सब बहुत कुछ हैं, लेकिन सब कुछ नहीं मिल पाता है ना। तो देखिए, ऐसा ही एलिमेंट के साथ भी इनका भी यही दुख दर्द है। जैसे मैं बात करूं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, सेकंड पीरियड के एलिमेंट यानी P2 के बारे में बात कर रहा हूं। तो P2 में एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा, नियॉन से ऊपर नोबल गैस कौन सा होता है? हीलियम। हम ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट एलिमेंट मुझे लगते हैं, इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं एलिमेंट। वो कैसे, उसको आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड पीरियड में रखा हुआ हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता है? नियॉन की तरह बनना चाहता है। ये इनकी चाहत है। लेकिन लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि हमारी मंजिल बहुत दूर है और हम नियॉन जैसा कभी नहीं बन सकते। तो ऐसा ना हो नियॉन बनने के चक्कर में हम अनस्टेबल ही रह जाएं। तो ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करके हीलियम की तरह बनने की कोशिश करते हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये काम करता है, बेरिलियम 2, बोरॉन 3। लेकिन इन लोगों ने स्टेबिलिटी पा ली, ये एक अच्छी बात है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नियरेस्ट वर्ड इसीलिए बोल रहा था। इनको अच्छे से पता है कि नियरेस्ट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को पाना ज्यादा आसान है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सब जानते हैं मंजिल से 1 कदम, 2 कदम या 3 कदम दूरी पर हैं। ऐसे में पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो ये अपनी चाहत के बहुत करीब हैं और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नियॉन को पालेंगे, ठीक है। अब ज्यादातर ह्यूमन बीइंग इस कैटेगरी में आते हैं जो पूरे टाइम कंफ्यूज रहते हैं। ज्यादातर ह्यूमन बीइंग इस कैटेगरी में आते हैं कि यार 4 कदम आगे चलेंगे तो नियॉन मिल जाएगा और 4 कदम पीछे चलेंगे तो हीलियम मिल जाएगा। क्या करें, आगे चले कि पीछे चले? तो मोस्ट कंफ्यूजिंग फैमिली है कार्बन फैमिली। और इसीलिए इसमें कार्बन के नीचे रखा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड यानी कि नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल सभी पाए जाते हैं। नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, मेटलॉइड भी पाए जाते हैं,
मेटल भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। खैर, टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप नियरेस्ट वर्ड और यूज कर लीजिएगा। तो टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकते हैं, गेन करने से भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन फैमिली वाले तो शेयर करते हैं, है ना, और शेयरिंग से भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा जा सकता है। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू गेट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? टेंडेंसी टू एक्वायर टू मिनिमम एनर्जी, टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना है? अभी तो जस्ट मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो मेरे ख्याल से किसी का कोई डाउट तो कुछ होगा नहीं। फिर भी आप पूछना चाहें तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। ओके, तो इस तरह से हमें स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। अब हम सबसे पहले डिटेल में जरा मिनिमम एनर्जी वाली बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, हेडिंग डाल देंगे आप सभी मेरे साथ। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कैसे मिनिमम एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहता है? When two atom approaches to each other, nucleus of one atom attract the electron of another. अगर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एक दूसरे के न्यूक्लियस रिपल करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे आखिर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं? इससे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये जल्दी से नोट कीजिए ये पॉइंट्स। टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द एटम रिपेल टू ईच अदर, वही बात। दोनों के न्यूक्लियाई या दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का क्या करेंगे? रिपल्शन। और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? अट्रैक्शन। क्यों? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, फिर भी अब यहां पर यह जानना है कि यहां पर अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है। तो अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो रहा है तो फिर इस बात को कैसे समझा जाए? तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। पहले मैं रिजल्ट जानना चाहता हूं कि अगर दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो क्या उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर जवाब आया कि बॉन्ड बन रहा है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके बीच में लगने वाला नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा नेट रिपल्सिव फोर्स के। और अगर उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है तो इसका मतलब नेट रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट ओवर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब वो दोनों एटम एक दूसरे को की तरफ अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने से बॉन्ड अगर बनेगा तो उससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि एनर्जी जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा कहलाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी अगर रिलीज होगी तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नीचे एक नोट करके पॉइंट लिखा है, उसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए 42 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर इतनी होती है तभी एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज इट इज सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अ बॉन्ड। किन्हीं दो एटम के बीच में अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो कम से कम इतनी एनर्जी रिलीज करानी पड़ेगी। अगर इतनी एनर्जी रिलीज होगी तभी कोई बॉन्ड बनेगा। कोई भी हो सकता है। अभी बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उन पे भी आते हैं।
तो जैसे देखिए ये एक एटम है ए और ये एक एटम है बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और अगर इससे बॉन्ड बनता है, when they approach to each other, तो इसमें सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा और इसका भी न्यूक्लियस होगा। तो देखिए यहां पर मैं न्यूक्लियस ऑफ ए को Na बोल दे रहा हूं और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को Ea से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक इसी तरह से न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो देखिए यहां पर न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। जबकि न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी दोनों के बीच में बात करनी है ना, तो न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए वो तो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तभी तो जेड इफेक्टिव बनता है ना। और दूसरा न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इनके बीच में भी क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर बॉन्ड बना, इफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर बॉन्ड बना तो मैं कहूंगा कि Na और Ea है ना, सॉरी Na और Eb जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके साथ साथ Nb और Ea ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये डोमिनेंट होगा Na और Nb और साथ में Ea और Eb इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। और अगर बॉन्ड नहीं बना तो इसका उल्टा, उधर वाला डोमिनेंट होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा। आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं, इफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नेट अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट ओवर नेट रिपल्सिव फोर्स। इफ बॉन्ड डज नॉट फॉर्म, नेट रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट ओवर नेट अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये जो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं जिससे बॉन्ड बनता है, इसको जरा ग्राफिकली समझते हैं कि आखिर कैसे एनर्जी रिलीज होती है। अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जो डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूं, ये केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में भी है और केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में भी है, केटीजी में। इसके साथ साथ फिजिक्स में भी है, केटीजी में ही। तो वो डायग्राम देखेंगे हम लोग। यहां पर मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे रखा और पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पे रखा। इससे आपको क्लियरली यह समझ में आएगा कि आखिर कैसे एनर्जी रिलीज होती होगी। तो देखिए ये दो एटम ए और बी पहले एक दूसरे से दूर दूर थे, ए और बी। जैसे जैसे ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते जाएंगे, अट्रैक्शन शो करते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है? देखिए डिक्रीज होती जा रही है। देख रहे हैं आप, ये एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो ये एक कर्व टाइप का इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही? जैसे जैसे ये दोनों एटम क्लोज आते जा रहे हैं, यहां पर मैं एक और बना देता हूं, ये ए एटम और ये बी एटम को और पास ले आइए, तो पता चला यहां पर और एनर्जी रिलीज हो गई पहले के मुकाबले। और पास में ले आइए तो और एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये कितना पास आ सकते हैं, यानी ये कितना एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो रेंज होगी ना मैक्सिमम। तो जहां पर आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलने लगे, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट को आप बोलोगे
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे? चेक कर लो भाई, क्या ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है कि नहीं? क्या इससे भी नीचे कभी मिली? नहीं मिली। तो इसका मतलब ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इस केस पे यहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो चुकी होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो चुकी होगी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो किन्हीं दो एटम के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे वो एक दूसरे को अप्रोच करते जा रहे हैं, ओवरलैपिंग होती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही होगी, वहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी हो चुकी। ये उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिजिक्स में इतने वाले पार्ट को अट्रैक्टिव रीजन बोलते हैं। यहां पर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्टिव रीजन है, और इसको रिपल्सिव रीजन बोलते हैं। तो यह बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि अगर इससे ज्यादा ओवरलैप कराने की कोशिश करोगे तो अब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होना चालू करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी, वो एक धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और वो मिनिमम पे आ गई, वो मिनिमम पे आ गई। अब इससे ज्यादा कम और नहीं हो सकती, यानी इससे ज्यादा और ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा और कम करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो दोनों के पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिपल्सिव जोन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग कम होगी, और अगर ओवरलैपिंग कम हुई तो एनर्जी बढ़ना चालू कर जाएगी। तो इस तरह से ये एनर्जी बढ़ना फिर चालू कर जाएगी। अगर आपने एक पर्टिकुलर रेंज से भी, यानी कि बॉन्ड बन चुका है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग आ चुकी है, इससे ज्यादा ओवरलैप कराया तो ऐसा होगा। ओके, यहां तक समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और ऐसे में ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो इंटर न्यूक्लियस, इसी को बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, इसी को बॉन्ड लेंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स है। क्या इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? दो एटम हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करके ओवरलैपिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी, ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यही बात मैं आपको वीबीटी में भी पढ़ाऊंगा फिर से। अब आप यहां पर पढ़ ही चुके हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब और जान लेते हैं। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। हर एलिमेंट अपने अपने पीरियड में रखे हुए नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, लेकिन अगर वो नोबल गैस वाला एलिमेंट, वो इनर्ट गैस वाला एलिमेंट अगर बहुत दूर है, तो वो ऐसे में एलिमेंट हमेशा क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को चुनेगा। ठीक है? तो एटम कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब NS, NP या N-1D के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। जब D ब्लॉक का कोई एलिमेंट आएगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज S ब्लॉक और P ब्लॉक में कोई भी N-1D आपको दिखेगा ही नहीं। ओके? इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट एज दे आर स्टेबल। बिल्कुल, अगर इनर्ट गैस के जो भी एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, और वो ऑलरेडी स्टेबल हैं तो वो कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट जो लास्ट वाला लिखा है, इट इज नॉट 100% करेक्ट।
ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको अगले टर्न पे जब ऑक्टेट रूल पढ़ा रहा हूंगा तो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट भी पढ़ाऊंगा। वहां पर मैं आपको ये पॉइंट जरूर डिस्कस करूंगा कि कई सारे ऐसे भी नोबल गैस एलिमेंट हैं जो कि इनर्ट गैस हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बॉन्ड बनाते हैं, इसके बाद भी वो बॉन्ड बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर जो नोबल गैस से बनने वाले कंपाउंड के बारे में आप बता रहे हैं ये तो हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं बनते। तो X2PtF6, ठीक है, जिनॉन XCPtF6 जिनॉन, ये नोबल गैस से बनने वाला पहला रियल कंपाउंड था XCPtF6। यानी कि ये कहना कि वो हाइपोथेटिकल है ये सही नहीं है। नोबल गैस वाले एलिमेंट, इनर्ट गैस वाले एलिमेंट भी कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात की टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये स्टेबल है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहे। जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्टेट। ऑक्टेट 8 से मतलब है और ड्यूप्लेट का मतलब 2 से है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से यहां तक। बाकी और भी बातें जो डिटेल में ऑक्टेट को लेकर है वो मैं अगले टर्न पे आपको ऑक्टेट रूल और उसके एक्सेप्शन, एक्चुअल में उसकी सही जगह कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने पर है, और आज के लेक्चर में हम लोग अभी कोवेलेंट बॉन्ड तक नहीं पहुंचने वाले, इसलिए मैं ऑक्टेट रूल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। चलिए अब जान लेते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी शुरुआत में सबसे पहले क्या जाना कि बॉन्ड क्या होता है, फिर जाना कि बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो बॉन्ड क्यों बनते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। फिर यह जाना कि स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, एनर्जी रिलीज करके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके। ये सारी बातें जानने के बाद अब हमें यह समझना है कि आखिर बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ये जितना भी मैं लेक्चर 1 में आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर आप अच्छे से फील करने लगे, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, हर छोटी बात आपको कोई कंफ्यूजिंग जैसी नहीं लगनी चाहिए, तो आप हर छोटी से छोटी बात आपको पता हो, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको काफी लंबा खींचतान के पढ़ेंगे ताकि उसमें से कुछ भी ना छूटे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर साल पेपर में केमिकल बॉन्डिंग से जो आता है वो आता है वीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, ये सारी चीजें हर साल सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर पूरे केमिकल बॉन्डिंग में मैं ये बात करूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, इन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज ऐसी है जो हर साल आती है। तो आप पिछले 10 साल के अगर पेपर उठाओगे किसी का भी, नीट का, जेई मेन का, जेई एडवांस का, तो आप एक ही चीज आपको मिलेगी कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, वीबीटी में स्ट्रक्चर्स, वीबीटी के ही अंदर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर को लेकर सवाल, यही सारी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ऑल्दो चैप्टर बहुत बड़ा है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल आते हैं। तो इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कोऑर्डिनेट में कोई एक आध प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल पूछ लिया तो अलग बात है, अदरवाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन ये चीज हम डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अपने को स्टेप वाइज सीखना पड़ेगा कि आखिर ये चीजें कहां से बन रही हैं। अब पता चला केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, किसी को यही नहीं पता है बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो कोई मतलब हुआ चैप्टर पढ़ाने का। चलिए तो समय ना गवाते हुए टाइप्स ऑफ बॉन्ड और सीखते हैं आगे। तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं बताना चाहेगा कोई? बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं? तो देखिए बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, टाइप ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए मैंने इसमें दो कैटेगरी बना दी। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये सब सोच रहे होंगे। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले एटम जो बॉन्ड बनाते हैं, तो टाइप ऑफ बॉन्ड में हम लोग दो कैटेगरी में बॉन्ड्स को डिवाइड कर लेते हैं। पहला है प्राइमरी बॉन्ड, और प्राइमरी बॉन्ड कैसे होते हैं? इंटर एटॉमिक, नाम से ही पता चल रहा है एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड। और प्राइमरी बॉन्ड कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्राइमरी बॉन्ड हमेशा कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। तो प्राइमरी बॉन्ड के लिए आप लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी बॉन्ड, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड। तो ऑलरेडी ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब सबसे पहले मॉलिक्यूल बन चुका है। और मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? वाया प्राइमरी बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, और फिर मॉलिक्यूल जो आया, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी बॉन्ड। और ये कैसा होता है? ये वीक बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड है। ओके, तो ये दो क्लासेस बना दी, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक यानी प्राइमरी स्ट्रॉन्ग है, इंटर मॉलिक्यूलर यानी सेकेंडरी वीक है। अब बात करते हैं इंटर एटॉमिक या प्राइमरी बॉन्ड में क्या क्या आता है। तो इंटर एटॉमिक या प्राइमरी में वही सब आता है जो आप सोच रहे हैं। आयनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट, ठीक है? कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट नोट कर लीजिए। आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये सभी वो बॉन्ड हैं जो एटम्स के बीच में बनता है, यानी इंटर एटॉमिक है। अब बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर क्या होते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में वॉन डेर वाल फोर्स आता है, वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है? अब देखिए मेरी कॉपी में और आगे जगह नहीं है। वॉन डेर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं आप ये भी लिख लीजिए। इसी चार्ट को और आगे एक्सटेंड करते जाइए, और वॉन डेर वाल फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के वॉन डेर वाल फोर्स होते हैं। इसको भी नोट कीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं। वॉन डेर वाल फोर्स 3 टाइप के हैं। पहले तो यहां तक जल्दी से नोट कीजिए सभी लोग। इसके बाद में वॉन डेर वाल फोर्स कितने टाइप के हैं ये बताता जा रहा हूं, और आप लोग नोट करते जाइएगा। वॉन डेर वाल हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। हां, ये जरूर है कि ये जितने भी सेकेंडरी बॉन्ड हैं, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन इनको किसी से भी ऊपर वाले किसी भी बॉन्ड से कंपेयर किया जाए तो ये वीक ही निकलेंगे।
ओके, तो बात करते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला लिखेंगे, पहला है टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसका दूसरा नाम इसी को ही, टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ही डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। अभी ये पहले टाइप का वॉन डेर वाल फोर्स का नाम मैंने लिया है। टेम्परेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलो, या फिर डिस्पर्जन फोर्स बोलो, या फिर लंडन फोर्स बोलो, एक ही है ये। दूसरे नंबर पे आता है परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लिखते जाइए, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसे कीजम फोर्स भी कहते हैं। कीजम, KEESOM, कीजम फोर्स किसको बोलते हैं? परमानेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को बोलते हैं कीजम फोर्स। और थर्ड है लास्ट वाला, थर्ड वाले पे लिखेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, केमिकल बॉन्डिंग का जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उस दिन इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी अपने को आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, यही सब जानना है। ओके, नोट कर लिया क्या सभी ने? किसी का छूटा तो नहीं है? एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, नोट किया सभी ने? तो इतने टाइप के बॉन्ड हैं टोटल। बाद में जब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो इसमें भी बताऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी चाहें तो इसकी भी दो कैटेगरी बना दीजिए अभी यहीं पर। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड में भी दो कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट वाले का नाम लिख लीजिए, वॉन डेर वाल फोर्स में लास्ट वाले का नाम बोला है मैंने, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अनिकेत ने लिख भी दिया है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे। और ये सब लास्ट में जो वॉन डेर वाल फोर्स है बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम जानना है, क्या इनके बीच में रिलेशन होता है वो जानना है बस। ओके, नोट कर लिया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। बोर्ड पर लिखे हुए जितने भी बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हैं, इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? आयनिक। आयनिक को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड
आयनिक से कंपेयर करोगे, कोवैलेंट से कंपेयर करोगे, कोऑर्डिनेट से कंपेयर करोगे या मेटेलिक से कंपेयर करोगे तो वीक ही मिलेगा। वीक बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग है, यानी इन सबसे स्ट्रांग है। ओके, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अपने को अब सीखना है, एक एक करके पढ़ने हैं सभी बॉन्ड। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से, यानी कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब हमारे पास दो ऑपोजिट नेचर के एलिमेंट होते हैं। वो ऑपोजिट नेचर क्या है? एक की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो दूसरे की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की। यानी वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव while another should be electronegative। तो हम सब जानते हैं NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। तो अगर NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो वो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो ये 281 आएगा, और क्लोरीन में क्या आएगा? 287, 17 होता है ना। सोडियम और क्लोरीन को ध्यान से देखिए। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 और क्लोरीन का 287। सोडियम स्टेबल होना चाहता है, क्लोरीन भी स्टेबल होना चाहता है, सभी स्टेबल होने चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और स्टेबल होना चाहते हैं इसीलिए बॉन्ड बना रहे हैं। सोडियम अच्छे से मालूम है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं ला पाऊंगा, बेहतर इसी में है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करो और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाओ? नियॉन जैसा बन जाओ, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लो, और ये Na+ बन गया। क्लोरीन किसी भी कीमत पे 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला, वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करना चाहेगा, इसीलिए वो सोडियम की तरफ अप्रोच कर रहा है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ये वापस कभी नहीं मांगेगा क्लोरीन से, इसने हमेशा के लिए दे दिया है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। तो ऐसा करने से Cl क्या बन जाएगा? Cl- 287। देखने वालों को लग रहा होगा कि सोडियम बहुत अच्छा इंसान है ना, कितना दानी इंसान है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उस बेचारे गरीब को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक राज है, उसमें उसी की स्टेबिलिटी छुपी हुई है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि सोडियम को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके ही मैं स्टेबल होऊंगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दुनिया उसे दानी कह रही है। खैर, Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया। अब देखिए ये कैटायन और एनायन तैयार है। इन दोनों के इंटरेक्शन से, क्योंकि ये कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो आखिर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे बोल सकते हैं द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि केटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या बनाएगा, केटायन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि एनायन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड एंड द बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन देम इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को लेकर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं 11th वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूं, तो यह बात हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि NaCl को आप ऐसे ना बना दीजिएगा, यह गलत है। NaCl कभी ऐसे बनेगा ही नहीं, यह एक रॉन्ग अप्रोच है। तो NaCl में आयनिक बॉन्ड बन रहा है और आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या तुम कभी करंट को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो? चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कभी भी बॉन्ड से रिप्रेजेंट करने वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में बस हम यही बोल सकते हैं कि भाई इनके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी बॉन्ड नहीं बनाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो कभी भी आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड नहीं बनाइएगा, नोट कीजिए जल्दी से। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनता है। अब ये डायग्राम आपको अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो आपको कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम देख के ही समझ में आ जा रहा है। तो कैसे डिफाइन करें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड को? लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करें? द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the strong electrostatic force of attraction between इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा केटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या बनाएगा, केटायन। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी केटायन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नोट कर लिया? द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट केटायन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब मुझे यह जानना है कि आखिर आयनिक बॉन्ड कौन बनाते होंगे? हर एक का 10th पास आउट करने के बाद 11th क्लास में डाउट रहता है। 11th भर बच्चा ये सोचता रहता है, यार सर ने पढ़ा तो दिया केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन ये कैसे बोलेंगे कि ये आयनिक बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो एक यहां पर कंडीशन मैंने बताई कि भाई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे कि सर अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाता है तो आखिर HCl आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? HCl में भी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इवन हम लोग तो पढ़ते भी हैं ऐसे ही कि ये H+ और ये Cl-, तो इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इनके बीच में भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि HCl में H सिंगल बॉन्ड Cl होता है यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? क्यों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? इसको भी आयनिक बना ले। यानी अपने को यह जानने की जरूरत है कि आखिर इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है, यह अपने को पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, क्या कंडीशन है?
तो पहली जो बात मैंने आपको बताई वो सही है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है कंडीशन। एक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए। इसके साथ साथ उन दोनों एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दी है, ठीक है। तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.9 से ज्यादा होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.9 से ज्यादा है, ये रेंज है 1.7 1.9 है ना, तो इससे ज्यादा होगा तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो जैसे ये सवाल होता है कुछ लोगों का कि फिर HCl क्यों नहीं बनाता आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो भाई आपको मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबकी बता रखी है, हाइड्रोजन की बता रखी है आपको 2.1, Cl की भी बता रखी है 3, Cl की बताया था ना, सबसे ज्यादा F देन O, ठीक है, N और Cl लगभग बराबर 3, और वो 2.1, तो कितना डिफरेंस आया 0.9। क्या आया 1.7 से बड़ा? नहीं आया। नहीं आया तो आयनिक नहीं बनेगा। कुछ समझ में बात आ रही है? यानी कि एक कैटायन और एनायन होना काफी नहीं है, उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 1.7 या 1.9 से बड़ा होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाने की मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है? मोस्ट फेवरेबल आयनिक बॉन्ड बनाने की मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है? अच्छा ये बताइए, आयनिक बॉन्ड बना किसके किसके बीच में था? कैटायन और एनायन। यानी कैटायन जल्दी बन जाए और एनायन भी जल्दी बन जाए। ऐसा कौन सा तरीका आपको मालूम है जिससे कैटायन जल्दी बन जाए और एनायन भी जल्दी बन जाए? ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है? कैटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। एनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड इज हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी निकल जाएगा, उतनी कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कैटायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी एनायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में गया, न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो किया, एनर्जी रिलीज हुई, और उसी रिलीज्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इज हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अभी कुछ समझ में आया? आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या हो गई? पहले दो जो पॉइंट्स हैं ये जरूर लगने चाहिए, और अगर पहले दो पॉइंट्स लग रहे हैं तो तीसरा अपने आप वैलिड होगा। तो कैटायन और एनायन होना चाहिए और उनके बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा। चलिए अब जल्दी से पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या अगले लेक्चर में पढ़ा जाए? आप लोग वैसे भी आजकल खूब सारे लेक्चर पढ़ रहे हैं, है ना, थक जाते होंगे लास्ट क्लास तक। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स भी फंसेंगे जिनमें लंबा टाइम चलेगा, तो इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज इतना पढ़ना है आपको, और आपको जो थ्योरी नोट्स मिले हैं उसमें जितनी थ्योरी हो सके, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट क्या होता है वो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के रखेंगे तो आप ऑलरेडी अप टू डेट रहेंगे, तो आप क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकेंगे और चीजें आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो सकेंगी। तो अगर टाइम मिलता है तो जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, बट रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, कंपटीशन में रैंक लाना
रैंक लाने, एक थ्योरी नहीं पढ़ने से रैंक आने वाली है, थ्योरी तो पढ़नी ही चाहिए, सिर्फ उतनी लिमिटेड जिससे हमारे सवाल हो सके। रैंक तभी आएगी जब आप एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करेंगे, और एप्लीकेशन पार्ट है प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन जाने पहचाने से ही लगेंगे। ओके, इसी के साथ अपना आज का ये लेक्चर मैं यहां पर एंड करता हूं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।